हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री। ज्यामिति होती क्या है? ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है भूमि मापन अर्थात भूमि को मापना। भूमि को मापना ही ज्यामिति है। ज्यामिति में हम क्या करेंगे? ज्यामिति में हम करेंगे चित्रकारी, अर्थात जैसे इसमें केवल पेंसिल का काम ज़्यादा है, फुटा, पैमाना यानी कि चांदा वगैरह। चलो हम बचपन में चलते हैं स्कूल में। जब शुरू में हम स्कूल में जाते थे तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता था, यानी कि टीचर हमें क्या कहते थे जब ज्यामिति पढ़ाना शुरू करते थे तब? देखो ये बॉक्स देखा आपने, इसको देख करके कुछ याद आया कि हमने ज्यामिति जब स्टार्ट की थी सबसे पहले ये लेकर के जाते थे स्कूल में। इसमें लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव जी भगवान की मूर्ति दिख रही है। ऐसे बहुत से ज्योमेट्री बॉक्स होते थे। नटराज यानी कि नृत्य अवस्था में, इनसे माहेश्वर सूत्र भी बने हैं संस्कृत में। वो माहेश्वर सूत्र कैसे निकले हैं, यानी कि 14 माहेश्वर सूत्र बने हैं। ये वही नृत्यावसाने नटराज राजे ढक्का निनाद नव पंचवारम, यानी कि नृत्य की अवस्था में शिवजी भगवान ने 9 और 5 यानी कि 14 बार डमरू बजाया, उससे माहेश्वर सूत्र बने। अब इसको चलो खोल करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमें। ओरिजिनल बॉक्स है ये। ओह, ये क्या क्या मिला हमें? इन सभी का प्रयोग किया हमने, सबका प्रयोग किया। ये क्या है? इसका प्रयोग हमें पता ही नहीं। चलो आगे बताएंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं ज्यामिति क्या है, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपका, इसका उपयोग आगे बताएंगे। ज्यामिति में हम पढ़ेंगे द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ, उनके क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह। जैसे वर्ग है, ये क्या है? एक द्विविमीय आकृति है, जबकि इसके नीचे जो शंकु है वो क्या है? त्रिविमीय आकृति। फिर है बेलन, बेलन भी क्या है? त्रिविमीय आकृति। यह है त्रिभुज, द्विविमीय आकृति, यानी कि 2 विमा वाली आकृति द्विविमीय, जबकि 3 विमा वाली त्रिविमीय। जैसे घन क्या है? त्रिविमीय, जबकि वृत्त क्या है? द्विविमीय। घनाभ और गोला क्या है? त्रिविमीय। त्रिविमीय जैसे कि मान लो गिलास है। अब इस गिलास को मैं नीचे रखता हूँ ज़मीन पर, तो ऊपर भी तो भाग आता है कि नहीं? अब चित्र बनाएंगे तो हम ऊपर वाला भाग दर्शा नहीं सकते, तो वो आकृति है त्रिविमीय आकृति, यानी कि जो बाहर निकल करके आए। जबकि एक ही समतल पर हम बना दे वो होता है द्विविमीय। जैसे कि मान लो मैं आयत का चित्र बनाऊंगा तो वो एक ही समतल पर बना सकता हूँ, तो वो द्विविमीय आकृति होगी। अगर शंकु को काटता हूँ मैं तो वो बन जाता है शंकु का छिन्नक, जैसे कि ग्लास। इसमें हमने चित्र देखे, अर्धगोला, गोला, शंकु, छिन्नक और क्या था? सिलेंडर मतलब बेलन। देखो एक होता है बिंदु, एक होता है रेखा। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, यानी कि अनंत बिंदुओं को मिलाए एक सीधी रेखा खिंच जाती है, यह है रेखा, यानी कि दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं तीर का निशान। किरण, किरण में एक ही तीर का निशान, अर्थात इसको एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है। जबकि यह क्या है? रेखाखंड, यानी कि इसमें दोनों तरफ बिंदु है, यानी कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ये क्या है? रेखाखंड। अब दोनों तरफ तीर का निशान खींचा तो ये थी रेखा, और 2 रेखाएं, इनके बीच की दूरी लगभग बराबर है, तो इन रेखाओं को कहेंगे समांतर रेखा, यानी कि समान अंतर, इनके बीच की जो दूरी है वो कहीं भी चले जाओ बराबर ही दिखेगी हमें, अर्थात समांतर रेखाएं आपस में नहीं काटती। ये जो 2 रेखाएं मैंने खींची ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक जगह जा करके काट गई ना ये, तो ये जो जिस बिंदु पर काटते उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। जबकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं या छेदक रेखाएं। तो छेदक रेखा क्या होती है? परस्पर काटती हैं, जबकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। वो अनंत तक, यानी कि कितनी ही दूर तक खींच लो, कितनी ही लंबी रेखा खींच लो, वो आपस में कभी भी नहीं काटती हैं। अर्थात
समांतर रेखा एक दूसरे को कदापि नहीं काटेंगी, जबकि छेदक रेखा काटती है। मान लो ये एक रेखा है एन, दूसरी रेखा खींच दी मैंने एम एन ओ पी कुछ भी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं? जो बिंदु रेखा एन पर होगा वही बिंदु रेखा एम पर होगा। अब ये हैं दो किरणें, दो किरण एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो इनसे क्या बनेगा? एक कोण बनता है, यानी कि ओ ए और ओ बी किरण से कोण का निर्माण हुआ। ओ क्या है? शीर्ष है, जबकि ओ ए और ओ बी क्या है? किरणें। इनको क्या कहेंगे हम? आसन्न किरणें, यानी कि आसन्न किरणें। आसन्न क्यों कहे? क्योंकि दोनों का सिर एक ही जगह पर है, ओ बिंदु पर। तो ओ ए और ओ बी क्या हुई? आसन्न किरणें, और इनसे क्या बनता है? कोण। ये क्या है? किरण। दो किरणें एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं, जैसे ओ ए और ओ बी एक ही किरण हो गई कि नहीं? तो अब बीच में कोण बना 0 डिग्री का। ओ ए और जो ओ बी है, इनके बीच में ये जो कोण है ये छोटा है 90 डिग्री से, तो इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। समकोण का अर्थ होता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण। ऐसा कोण जो 90 डिग्री का है समकोण, जबकि न्यून का अर्थ क्या हो गया? छोटा। न्यून कोण का अर्थ क्या हुआ? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। अर्थात 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जैसे कि 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ये हो गए न्यून कोण। जबकि समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण। अब ये कोण बनाया मैंने ए ओ बी, तो ये है 90 डिग्री से अधिक, 115 या 120 डिग्री का, तो इसको कहेंगे हम अधिक कोण। यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक का है, अधिक कोण कहलाता है। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में बोलेंगे हम, जैसे ए ओ बी, अर्थात ओ पर कोण बना है। ए ओ बी अर्थात ओ पर कोण बना 180 डिग्री का। ये सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण होती है, यानी कि सीधी रेखा पर सरल कोण, सरल रेखा पर सरल कोण, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री का कोण है ये। अब ये कोण बनाया मैंने, ये तो 180 डिग्री से भी अधिक है। इस जो 180 डिग्री से अधिक का कोण है, अब इसको अगर ए ओ बी ऐसे घुमाकर बनाया, ये कोण है 180 डिग्री से अधिक का। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनमें आमने सामने के जो कोण है उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख है, कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात जिनके सिर एक ही दिशा में हो, शीर्ष अभिमुख, सिर एक दूसरे के सामने, यानी कि शीर्ष एक दूसरे के सामने हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के सामने हैं, 3 और 4 एक दूसरे के सामने थे। अब लिखा मैंने, इसको कैसे पढ़ूंगा मैं? कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए कैसा कोण है? समकोण। इसको ऐसे पढ़ेंगे बी ए ओ तो गलत हो जाएगा। अब मैंने एक लाइन खींची बीच में, तो अब देखो कोण ए ओ सी, कोण बी ओ सी, यानी कि पहला और दूसरा कोण, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब कोण ए ओ बी बनता है, यानी कि पहला और दूसरा कोण जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है। जब दो कोणों का मान या दो कोणों का योग 90 डिग्री प्राप्त हो तो वो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होगा, तो ये क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? दो न्यून कोणों का योग, तो 90 डिग्री से छोटे हैं तो न्यून कोण, दो न्यून कोणों का योग जब एक समकोण प्राप्त हो या 90 डिग्री प्राप्त हो तो वो परस्पर क्या होते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। मैंने एक रेखा खींची, जो रेखा है कितना कोण बनाएगी? 180 डिग्री का। मान लो मैं इस पर एक और वो बनाता हूँ, किरण खींचता हूँ, तो इससे दो भागों में बट गया ये 180 डिग्री का कोण, यानी कि कोण 1 और 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो, संपूरक कोण कहलाते हैं।
यानी कि कौन से कौन परस्पर संपूरक होंगे, जिनका योग 180 डिग्री प्राप्त हो। संपूरक कोण क्या है, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 110 का संपूरक क्या होगा, 70 डिग्री। 40 का संपूरक क्या होगा, 140 डिग्री। अब दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो देखो जो ऊपर कोण है ये वाला, अब जो दूसरा कोण है ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख। कोण 1 कोण 2 शीर्षाभिमुख, कोण 3 कोण 4 शीर्षाभिमुख, अर्थात ये बराबर होंगे कि नहीं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण 5 5 6 के बराबर होगा, कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा। ये क्या था, शीर्षाभिमुख कोण। अभी बताया था ना कि वे कोण जिनके शीर्ष एक दूसरे के सामने हो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब ये समांतर रेखा है, इनको प्रतिच्छेद किया एक रेखा ने, तो अब कोण 1 कोण 2 के बराबर है, जबकि कोण 3 कोण 4 के बराबर। तो ये कोण कैसे कहलाते हैं, एकांतर कोण। यानी कि जो अलग अलग दिशा में बने हुए हैं ना, ये एकांतर कोण होते हैं, बराबर। अब देखो इसको भी देखेंगे कि बराबर कैसे होते हैं। मान लो ये कोण 1 है ऐसे, और जो कोण 2 है वो कैसे, उल्टा है। अब इस कोण 2 की दिशा अगर मैं बदल दूं, ऐसे 1 की तरह से ही कर दूं, तो अब आप देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, अर्थात ये क्या है, एकांतर कोण है, तो बराबर ही होंगे। फिर मैंने दो समांतर रेखाएं खींची और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये क्या किया, एक छेदक रेखा ने काट दिया। छेदक रेखा अर्थात जो काटती हो, प्रतिच्छेद करती हो। अब कोण 1 और 2, अब कोण 1 और 2 को अगर मैं मिला दूं तो वापस के बन जाएगी एक सरल रेखा, और सरल रेखा होती है 180 डिग्री के बराबर। कोण 3 और कोण 4, इनको अगर जोड़ा जाए तो भी क्या प्राप्त होगा, 180 डिग्री। अर्थात जो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काट रही है तो उनका योग क्या होता है, वो जब काटेगी तो एक रेखा को 180 डिग्री होता है रेखा का कोण, तो उन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 3 क्या है, एकांतर कोण। तो मैंने क्या किया, 1 की जगह 3 लिख दिया, तो अब क्या हुआ, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर है 180 डिग्री के। अर्थात जब किसी तिर्यक रेखा, किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोण 2 और कोण 4 बराबर है, मैं 1 की जगह पर क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, या एक कोण, तो भी क्या होगा, यानी कि एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 क्या हुआ, 180 डिग्री। यानी कि एक ही दिशा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मैंने एक लाइन खींची, यानी कि एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज की एक भुजा 5 और दो बाकी भुजा है 3-3 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी मान लो। तो अब देखो 3 + 3 5 से अधिक है, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक, फिर 3 + 5 क्या, अब ये 3 से अधिक है। चलो एक और त्रिभुज बनाते हैं, माना उसमें एक भुजा है 2, दूसरी 4, तीसरी 5। अब देखो 2 + 4 5 से अधिक है, 6 आएगा। अब मैं करता हूँ 4 + 5, यानी कि 4 और 5 9, ये 2 से अधिक है। 5 + 2 7, ये 4 से अधिक है। अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। हमने क्या देखा कि जब हम त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ रहे थे तो उनका योग क्या था, तीसरी भुजा से अधिक आता है। यानी कि कभी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम या बराबर नहीं आता। यदि बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसमें मान लो ये दिया हो कि ये त्रिभुज की भुजा है, तो 2 और 3 को जोड़ा तो मैंने आया 5। ये दे रखा हो कि OAB एक त्रिभुज है, तो अब देखो AO BO ये तो AB के बराबर आ गए, इसका मतलब AOB संरेख है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित है, तो इस पर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, यानी कि जब तीनों एक ही रेखा पर है तो क्या क्षेत्रफल होगा, नहीं। तो ये संरेख बिंदु है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। तो AOB एक रेखा है, ना कि एक त्रिभुज। अब ये एक त्रिभुज है,
ये चतुर्भुज या आयत, ये पंचभुज, ये षटभुज, अर्थात जितनी भुजाएं हैं उसके आगे वही लिख दिया। त्रि का अर्थ तीन, चतुर का अर्थ चार, पंच षट वही संस्कृत वाले शब्द हैं। भुज का अर्थ भुजा। तो ऐसी बंधाकृति जिसमें तीन भुजा हो त्रिभुज, चार भुजा हो चतुर्भुज कहलाती है। अब त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360। यही ज्ञात करेंगे हम कैसे, अभी देखते हैं। मान लो ये त्रिभुज है, मैंने इसकी एक रेखा को बढ़ाया, दूसरी को भी, तीसरे को भी, यानी कि तीनों लाइनें हैं वो मैंने बढ़ा दी। तो अब देखो तीनों हमें ऐसी लग रही है ना जैसे कि ये सरल रेखाएं हों, लग रही है कि नहीं। अब इन तीनों बिंदुओं को मैं एक ही बिंदु बना दूं, मान लो इन तीनों को मैं जोड़ूं, तो जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हम क्या प्राप्त होता है हमें, देखो इस लाइन को मैंने इसके ऊपर रखा, तीनों लाइनों को एक साथ रख दिया, तो अब जो ये कोण है ये वृत्त की तरह बन गया कि नहीं, एक गोल चक्कर सा। तो ये वृत्त की तरह से जो कोण बना है ये होता है 360 डिग्री का, अर्थात कोण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ूंगा तो मैं 360 डिग्री प्राप्त होता है। तो मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु में सभी अंतर के कोण बराबर होते हैं। समबाहु में सभी अंतर के बराबर होते हैं, तो बाहर का यानी कि बाहर के जो कोण है उनका योग तो 360 डिग्री आ गया। तो ये समझो कि तीनों का योग 120 120 120 है। तो अब अंदर वाले कोण कितने बचे, मान लो ये 120, ये भी 120 और ये वाला कोण भी 120। तो अब ये तो एक सीधी रेखा है, उसका 180 डिग्री होता है। तो अब 180 डिग्री में से मैं 120 घटाऊं तो ये अंदर वाले जो कोण है वो क्या प्राप्त होंगे, हमें 60 डिग्री के प्राप्त होंगे समबाहु त्रिभुज के लिए। तो 60 60 के प्राप्त हुए तीनों, तो क्या हुआ 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात त्रिभुज का कोण 1, 2 व 3 में जोड़ूं तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री प्राप्त होगा। अगर अंदर का कोण छोटा होगा तो बाहर का बड़ा हो जाएगा। मान लो अंदर कोण 30 डिग्री का है तो बाहर 150 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा ही तो खींचेगी जब इसको बढ़ाएंगे हम। तो बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये सभी के लिए है, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो। अर्थात इनका जब हमें अंदर का कोण ज्ञात करना हो तो सभी कोणों का जो बाहर वाले कोण है उनको जोड़कर 360 कर देंगे। तो हमें इसमें कोई सूत्र याद नहीं करना। कई बार ये पूछा जाता है चतुर्भुज का अंतः कोण क्या बराबर होगा, मतलब ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, पंचभुज है चारों भुजाएं बराबर है, अंदर का कोण बताओ। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम, हल करते हैं। अब मान लो एक पंचभुज दे रखा है हमें और ये कहे कि जो पंचभुज है इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। जैसे त्रिभुज का 180 हुआ, चतुर्भुज का 360 हुआ। अब पंचभुज का पूछे, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो हमने क्या किया, बाह्य कोणों का योग 360, कितने पंचभुज है यानी कि 5 कोण है, तो मैंने क्या किया यानी कि 5 का भाग दे दिया 360 में। तो 360 में 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, हमें एक बाह्य कोण प्राप्त हो जाएगा। तो बाह्य कोण क्या प्राप्त हुआ, 72 डिग्री। 180 सीधी रेखा होती है, तो 180 में से 72 डिग्री को मैं घटाऊंगा तो आंतरिक कोण क्या प्राप्त हुआ, 108 डिग्री। यानी कि एक कोण 108 डिग्री का, तो 5 कोणों का योग कितना हो गया, 108 गुणा 5, 5 8 है 40 और 100 5 है 500, यानी कि 540 डिग्री। ये त्रिभुज है ABC, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों को जोड़ूंगा तो ये परिमाप हो जाएगा। मान लो ये मैंने एक लकड़ी को मोड़ करके रखा है, तो लकड़ी को सीधा करता हूं तो मैं क्या होगा, ये लकड़ी की लंबाई। तो परिमाप परिमिति क्या है, एक लंबाई है। जैसे ABC और CA, इसको सीधा किया मैंने तो ये क्या हो गया, परिमाप। तो इसको सेंटीमीटर मीटर में लिखते हैं, यानी कि परिमाप हमेशा इकाई होता है। जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये होते परिमाप यानी कि दूरी। ये सभी आकृतियां हैं द्विविमीय आकृतियां, यानी कि इनकी 2 विमाएं होती हैं। जैसे कि चतुर्भुज बनाया तो मैंने उसमें लंबाई और चौड़ाई हो गई, और क्षेत्रफल होगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग इकाई आता है। यानी कि दूरी मीटर किलोमीटर में, जबकि क्षेत्रफल
किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब ये चित्र है AOBD, मान लो जेड का सा साइन बनाया मैंने, इसमें दे रखा है कोण AOB। AOB क्यों बोला? बीच वाले पे ही कोण बना हुआ है इसलिए AOB बोला। तो कोण AOB है 70 डिग्री। अब हमें ये कहा जाए कोण OBD ज्ञात करो, तो हम देख रहे हैं कि AO और BD समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है OB। तो इसका मतलब कोण AOB किसके बराबर होगा? कोण BOD के बराबर होगा, एकांतर कोण। तो वो भी क्या हो गया? 70 डिग्री। यदि AO और MPN समांतर हो तो OPM क्या होगा? देखो कोण P यानी कि OPM, ये 180 डिग्री में से मैं क्या करूं? AOB घटा दूंगा, यानी कि 70 डिग्री घटाऊंगा तो क्या आएगा? 110 डिग्री। क्योंकि एक ही और बने कोण क्या होते हैं? उनका योग 180 डिग्री होता है। अब ये एक ही दिशा में बने कोण है, यानी कि कोण 1 और कोण 2, तो ये क्या होंगे? बराबर कोण होंगे। देखो कोण 1 और 2 को मैं ऊपर नीचे रखता तो बराबर होते कि नहीं? ये त्रिभुज है 3 4 5, 3 भुजाएं हैं इसकी। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या आया? 9, 4 का 16 और 5 का 25। 9 और 16 को जोड़ता हूं तो मैं 25 प्राप्त होता है। अर्थात ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी बचपन में। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है, जिसमें कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अभी कर्ण क्या होता है? कर्ण तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, जबकि आधार और लंब ये बदल जाते हैं न्यून कोण के अनुसार। जब ज्याम वो पढ़ते हैं ना त्रिकोणमिति, तो उसमें ये बदल जाते हैं। जैसे कोण त्रिभुज है ACB और एक त्रिभुज है ACB, दोनों त्रिभुज हैं। अब किस जगह पर कोण A को न्यून कोण माना जाएगा और किस जगह B को? मान लो इस जगह कोण A को न्यून कोण माना तो साइन A यानी कि साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ A क्या है? न्यून कोण। दूसरी तरफ मान लो कोण B है न्यून कोण, तो B को न्यून कोण क्यों माना? मान लो साइन B ज्ञात करते हैं, तो अब ये न्यून कोण हो गया B। अब A के सामने की भुजा है BC, जबकि B के सामने की भुजा है AC, तो अब इनको लंब कहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, जबकि उसकी समलग्न भुजा आधार कहलाती है, जो उससे लगी हुई भुजा है। देखो न्यून कोण की सम्मुख भुजा यानी कि जो न्यून कोण के सामने भुजा थी वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है। जबकि न्यून कोण के संलग्न भुजा यानी कि जो उससे टच होती है न्यून कोण से, उसको हम कहते हैं आधार यानी बेस। तीसरा होता है एक भुजा सबसे लंबी होती है, उसको ना तो न्यून कोण से कोई लेना देना है ना कुछ और, यानी कि समकोण के सामने की भुजा, उस सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। मान लो ये एक त्रिभुज है, तो इसमें ये दोनों ही न्यून कोण है। किस स्थिति में किसको न्यून कोण माना जाएगा? वो परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे साइन A आए तो A न्यून कोण, साइन C आए तो C न्यून कोण। जबकि B क्या है? समकोण है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग न्यून कोण। मान लो ये त्रिभुज बनाया मैंने ABC, एक BC है 2 सेंटीमीटर, CA है 4 सेंटीमीटर और AB है 5 सेंटीमीटर। तीनों ही भुजाएं क्या हैं? अलग अलग। तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा अलग हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। बाहु का अर्थ भुजा यानी कि हाथ, जिसके प्रत्येक हाथ अलग अलग है, विषम बाहु त्रिभुज। मान लो एक त्रिभुज बनाया ABC, अब इसकी भुजा AC और BC, दो भुजाएं क्या है? 3-3 सेंटीमीटर की है अर्थात बराबर है, जबकि तीसरी है 5 सेंटीमीटर की अर्थात अलग है। तो दो भुजा बराबर, यानी कि दो का अर्थ हो गया द्वि, भुजा का अर्थ क्या हो गया? बाहु, और बराबर है तो सम लिख देंगे यानी कि समान। तो क्या हो गया? समद्विबाहु। और 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, तो क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये, यानी कि समान दो भुजा वाला त्रिभुज। अब ये देखो तो एक त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर है 3-3 सेंटीमीटर की, अर्थात ये त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समान भुजाओं वाला त्रिभुज। बराबर है तीनों भुजाएं, यानी कि जो तीनों भुजाएं वो क्या है? समान है। तो ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज।
अब इन त्रिभुजों का परिमाप, परिमाप क्या होता है, सारी माप यानी कि बताया था ना कि लंबाई होती है ये जितना लंबा बना हुआ है वो। अब त्रिभुज पहला वाला था वो विषम बाहु था, ए प्लस बी प्लस सी हो गया परिमाप, जबकि दूसरा समद्विबाहु है, ए प्लस टू बी यानी कि बी भुजा 2 बार है, जबकि तीसरे में ए तीनों भुजाएं बराबर है तो 3a हो गया इसका परिमाप, यानी ए प्लस ए करेंगे 3 आएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, कितना एरिया घेर रखा है। मान लो ये एक आयत है, एक ये क्या हो गई इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें त्रिभुज का ज्ञात करना हो, मान लो ये हमने आयत को 2 भागों में बांट दिया, यानी कि विकर्ण से काट दिया तो 2 भाग हो गए, पहला और दूसरा दोनों ही भाग क्या है त्रिभुज, तो क्या लिखूंगे 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक त्रिभुज है ए बी सी, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये है विषम बाहु त्रिभुज। एस एस होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 अर्ध परिमाप। इस तरह से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का गुणनफल और सब इसका रूट वर्गमूल, ये इस सूत्र को कहते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन नामक वैज्ञानिक ने बताया, गणितज्ञ ने बताया था कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मान लो दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उसको लिखा मैंने बी और एक अलग भुजा थी वो ए माना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया a/4 √4b² माइनस a²। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हों तो क्षेत्रफल क्या आता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। इनको भी हमें रटना नहीं है, यानी कि ये जो सूत्र है ना इनको रटना ही नहीं है, किसी भी सूत्र को किसी भी चीज़ को रटना नहीं। गणित बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसको अभी याद कराएंगे आपके कि ये बनता है कैसे। मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, मैंने लंब खींचा, 2 बराबर त्रिभुजों में बट गया ना कि नहीं, जो अब भुजा बी डी और डी सी, ये बी सी का आधे आधे भाग है ना, तो बी डी और डी सी बराबर होंगी, तो बी डी और डी सी का मान क्या होगा a/2, क्योंकि पूरी भुजा बी सी ए है तो a/2 यानी आधी आधी भुजा हो गई। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे, ए डी की लंबाई, ए डी क्या है लंब है, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। यहाँ कर्ण क्या है ए है, आधार है a/2, जबकि लंब क्या है ज्ञात करना है हमें। तो अब जब इस प्रमेय को लगाएंगे हम तो क्या आएगा, a² बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको हल किया तो जो लंब है उसकी लंबाई प्राप्त क्या होगी हमें, देखो लंब स्क्वायर बराबर a² माइनस a²/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो जो लंब का स्क्वायर है वो क्या प्राप्त हुआ हमें 3/4 a²। a² क्या हुआ 3/4 a², ये क्या है लंब स्क्वायर। लंब क्या प्राप्त हुआ √3/2 a। अब हम इस लंब की लंबाई हमें प्राप्त हो गई √3/2 a, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हमने पढ़ा था ना सबसे पहले। तो अब 1/2 आधार क्या है a/2, ऊंचाई क्या है √3/2 a। अब देखो 2 दूनी 4, a को a से किया a², तो क्या हुआ √3/4 a², अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या आएगा √3/4 a², दोनों त्रिभुजों को जोड़ने पर, क्योंकि √3/8 हो गया था वो, अब क्या हुआ √3/4 a², क्योंकि 2 से गुणा कर दिया। अब ये है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी 2 भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। वही किया मैंने, इस पे लंब खींचा, लंब खींचा। अब देखो एक तरफ b है और एक तरफ क्या है a, जो नीचे भुजाएं बट गई a/2 a/2,
जबकि जो कर्ण है वो क्या है बी। यहाँ कर्ण की लंबाई क्या हुई बी, आधार हुआ a बटा 2। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे कि नहीं। तो बी स्क्वायर बराबर हुआ ए स्क्वायर बटे 4 प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर। तो एच का मान क्या हो गया इस पूरे का अंडर रूट, अर्थात जो ये लंब की लंबाई है वो क्या आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट। अब क्षेत्रफल क्या निकालेंगे 2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एच की जगह ये मान रखा हमने, तो क्या हुआ 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 त्रिभुजों का योग करना है हमें। अब जब एच की जगह पर ये ऊंचाई रखते हैं 2 से 2 कैंसिल। अब क्या आया a बटा 2 गुणा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 का रूट। अब ये 4 जब रूट से बाहर निकाल लेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, जबकि 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो एरिया क्या हुआ, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हुआ a बटे 4 बी स्क्वायर a बटे 4 अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जबकि ए क्या है अलग भुजा है और बी क्या है समान भुजा। रटना नहीं है, समझ में आया। अब यह है एक आयत, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, जबकि सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर। जैसे ए बी सी डी एक आयत है। अब ये जो इसका पूरा हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये क्या हो गया परिमाप, यानी कि चारों भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप होता है। तो अब देखो ए बी बी सी ए और डी ए को जोड़ा तो ये क्या हुआ परिमाप प्राप्त हुआ। तो ए बी क्या है लंबाई है, बी सी चौड़ाई, सी डी लंबाई और डी ए चौड़ाई। तो इनको जोड़ेंगे जब क्या प्राप्त होगा हमें लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात 2 बार लंबाई जुड़ रही है और 2 बार चौड़ाई। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, इनकी 2 क्या आ गया उभयनिष्ठ, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया आयत का परिमाप। अब ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये लंबाई है ये चौड़ाई, मान लो इस लंबाई को ही मैं चौड़ाई तक ऊपर बढ़ाता जाता हूँ तो क्या हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लो ये 1 मीटर है, नीचे 3 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर, ये क्या होता जा रहा है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊंचाई वैसे वैसे क्षेत्रफल के मान में क्या होगी वृद्धि। मान लो 3 मीटर लंबाई है, 1 मीटर ऊंचाई हुई तो 3 गुणा 1 क्षेत्रफल 3, 2 मीटर ऊंचाई हुई तो 3 दूनी 6, 3 गुणा फिर 2.5 तो क्या हो गया 7.5, ऐसे क्या होता चला जाएगा ये क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या हुआ आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि क्षेत्रफल क्या हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इनमें परिमाप दे रखा हो, लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई ज्ञात करनी हो, या फिर चौड़ाई दे रखी हो परिमाप दे रखा हो लंबाई ज्ञात करनी हो, या क्षेत्रफल चौड़ाई दे रखी हो लंबाई ज्ञात करनी हो, लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा हो चौड़ाई ज्ञात करनी हो, तो इन्हीं सूत्रों को लगाएंगे, इनसे सब कुछ हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है। मान लो लंबाई गुणा चौड़ाई ये क्या है क्षेत्रफल है आयत का, बस केवल यही याद करना है। इसी से बेलन का हो जाएगा, इसी से हमारा घन घनाभ सब कुछ हो जाएगा, इसी से वर्ग का भी होता है। मान लो ये वर्ग है एक, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ गई। क्षेत्रफल तो क्या याद किया था हमने आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ भी वही लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है, यानी कि a गुणा a, तो a स्क्वायर हो जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। मान लिया a है तो a स्क्वायर क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब ज्ञात करना हो हमें इसका परिमाप, तो चारों ही भुजाएं बराबर है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 बार करेंगे, या फिर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं तो 2 गुणा a प्लस ए करेंगे 2a वही 4a आएगा, यानी कि परिमाप क्या हो गया 4a, या इन चारों को जोड़ोगे तब भी क्या आएगा 4a।
तो हमने क्या किया है, आयत के सूत्र को यूज में लिया है, हमें वर्ग का सूत्र प्राप्त हो गया। यानी कि परिमाप क्या आया, 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल क्या आया, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। या भुजा गुना भुजा कैसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर का अर्थ है 2 बार उसी को उसी से गुणा कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 4, 3 का है तो 3 गुना 3 9। अब आते हैं वृत्त पे। वृत्त क्या है, वृत्त जैसे खेल का ग्राउंड देखा हो हमने, या फिर दौड़ करने के लिए ट्रैक बना होता है, वो वृत्त ही है। जबकि ये वृत्त के चारों तरफ की दूरी, इसको कहते हैं हम परिधि, परिमिति या परिमाप। तो दूरी है, दूरी का अर्थ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अब ये वृत्त में जो केंद्र है इसको कहेंगे ओ, और एक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जीवा क्या होती है, वृत्त के ऊपर, वृत्त परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जबकि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। अब ये क्या होगा, वृत्त का परिमाप 2 पाई r। जबकि वृत्त की परिधि, परिमिति, परिमाप तीनों एक ही चीज़ है। तो ये आ जाए, वृत्त की परिधि क्या होगी तो भी 2 पाई r, परिमिति आ जाए तो भी 2 पाई r। क्षेत्रफल आए तो क्या होगा, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। मान लो ये ग्राउंड है वृत्ताकार, इसके चारों ओर का ये ट्रैक है, इसकी हमें ज्ञात करने के लिए बोलेगी इसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि क्या होगी, जो परिमाप है, परिमिति है, वही परिधि है। यानी कि इसके चारों ओर की दूरी क्या होगी, तो वो होगी 2 पाई r। इसको इकाई में लिखते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। दूरी को इकाई में लिखते हैं। जबकि क्षेत्रफल आ जाए तो क्षेत्रफल को लिखते हैं वर्ग इकाई में, जैसे मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। जबकि आयतन हो तो उसको क्यूब में लिखते हैं, मीटर क्यूब। अब ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, जो बहिष्कोण है वो अंदर के 2 कोणों के बहिष्कोण बराबर होता है 2 अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर। त्रिभुज में मान लो ये 120 है तो दूसरा तो 60 हो ही गया। अब जो बचा है त्रिभुज में कोण, वो कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब जो 2 कोण बच गए उनका योग कितना होगा, 120 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज का बहिष्कोण उसके 2 अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंत अभिमुख कोण मतलब जो बहिष्कोण है उसके साथ जो कोण बन रहा है त्रिभुज में, उसको छोड़ करके जो शेष 2 कोण बच गए उनका योग उस बहिष्कोण के बराबर होता है। मान लो ये 120 डिग्री दे रखा है, एक कोण 60 डिग्री दिया। अब कोण ए ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 120 माइनस 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। एक चित्र दिया है, कोण बी ए सी 30 डिग्री है, ये कोण बी ए सी 30 है। जबकि ए बी सी कोण है 50 डिग्री, सी डी ई 25 डिग्री है। तो ए ई डी ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए ई डी कोण। तो देखो कोण सी है वो क्या होगा, 50 प्लस 30 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। एक बहिष्कोण 2 अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जबकि ये कोण कितना है 80 और दूसरा 25, तो ये जो ई है ये भी बहिष्कोण हो गया। तो अब 80 प्लस 25 105 डिग्री, यानी अब ये जो बहिष्कोण है 105 डिग्री प्राप्त होता है। समझ में आया। मान लो पहले त्रिभुज बनाया, उसमें हमें उस समय बहिष्कोण सी था जो कितना था 80 डिग्री, और फिर जो दूसरा त्रिभुज बनाते हैं उसमें बहिष्कोण ई प्राप्त होता है। तो अब वो 80 प्लस 25 के योग के बराबर होगा कितना, 105 डिग्री। मान लो 2 सरल रेखाएं ए बी और सी डी ओ बिंदु पर काटती हैं, तो कोण ए ओ सी 50 डिग्री है, तो बी ओ सी ज्ञात करना है। तो ए ओ सी और बी ओ सी इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं। तो ये क्या हुआ 130 डिग्री, यानी कि एक सरल रेखा बनती थी। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव कैसा होता है, देखो 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पढ़ा था कि नहीं, यानी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें पहला ऑप्शन है तीसरी भुजा से छोटा होगा, गलत। तीसरी भुजा से बड़ा होगा, इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे सही होता है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लो ये हमें एक पेज दे रखा है, अब ये कहा जाएगा इस पर लाइन खींचो, कितनी खींचोगे। मान लो ये मैंने जो लाइनें खींची कितनी भी खींच सकता हूँ, अर्थात अनंत लाइनें खींची जा सकती, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये प्रश्न है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं अर्थात असत्य है, गलत छांटना है हमें। पहला है संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं, सही है ये। हमें ज्ञात क्या करना है, सत्य नहीं है वो छांटना है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, हाँ ये एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा है तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। एक समकोण 90 डिग्री का, दो समकोण कितने हो गए 180 डिग्री का, तो सही बात है ये भी। इसका मतलब तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। लेकिन चौथे क्या है, गलत है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग 90 डिग्री, वो गलत था। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य छांटना है। समतल कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, एक कोण सदैव समकोण होता है, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। अर्थात जो ये समतल पर बने हैं, यानी कि त्रिभुज बना, समतल कोण क्या हमेशा ही न्यून कोण होते हैं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, अधिक कोण भी हो सकता है। जबकि एक कोण सदैव समकोण हो त्रिभुज के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण नहीं हुआ तो वो त्रिभुज नहीं बन सकता। मान लो दो 90 डिग्री का खींच दिए कोण तो वो तो सीधी लाइनें हो जाएंगी, आपस में मिलेंगी नहीं। इसका मतलब एक कोण तो सदैव ही न्यून कोण होना चाहिए किसी त्रिभुज में, बगैर न्यून कोण कोई त्रिभुज नहीं बन सकता। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 9 चौक 36 360 डिग्री, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो चारों अंतः कोणों का योग कितना हुआ, 360 डिग्री। निम्न में से कौन सा कथन सत्य था। आसन भुजाओं के लिए कौन सा कथन सही है। आसन भुजाएं क्या होती हैं, ऐसी भुजाएं जिनका शीर्ष क्या हो, एक ही होना चाहिए, यानी कि शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होनी चाहिए, वही क्या कहलाती है, आसन्न भुजाएं। ऐसी भुजाएं जिनका शीर्ष बिंदु क्या हो, एक ही हो, क्या कहलाती है, आसन्न भुजाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो सरल रेखाएं PQ व RS परस्पर O पर काटती है, POR 50 है तो POS बताओ। वही एक सरल रेखा बन गई, POS बताना है, सरल रेखा 180 डिग्री, एक कोण 50 दे रखा है, तो दूसरा क्या होगा 180 - 50 अर्थात 130 डिग्री। त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है। यानी कि शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएगा तो वो क्या होगा, माध्यिका। यदि त्रिभुज के शीर्ष से लाइन खींचते तो लंब खींचते तो उसे कहते हैं हम शीर्ष लंब। यानी कि शीर्ष बिंदु से यदि किसी त्रिभुज में जो अंदर एक बिंदु स्थित है उससे ऐसा वृत्त बने जो अंदर ही स्पर्श करे सभी भुजाओं को, तो वो अंतः केंद्र कहलाता है। जबकि त्रिभुज के सभी शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बने तो उसका केंद्र बाहर होगा, वो परिकेंद्र कहलाता है। माध्यिका क्या होगी, जो मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाए, माध्यिका कहलाती है। अब इसके बारे में बताया था मैंने कि ये कहाँ काम आता है। मान लो एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला बिंदु रखेंगे हम केंद्र पर, दूसरा परिधि पर। अब हमें पता चलता है कि वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है। मान लो दो सकेंद्रीय वृत्त हो, इसी के ऊपर कोई दूसरा वृत्त हो, तब भी हम क्या करते हैं, एक बिंदु रखेंगे केंद्र पर, दूसरा बिंदु कहाँ रखेंगे, बाहर, किस पर, परिधि पर। तो हमें क्या पता चलेगा कि इसकी त्रिज्या क्या है, अर्थात ये हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए काम आता है। फिर इस त्रिज्या को हम पैमाने की सहायता से मापते हैं और क्या करते हैं, फिर प्रकार की सहायता से फिर एक वृत्त बनाते हैं। इसमें SR और MN समांतर रेखाएं हैं, जबकि ABC एक त्रिभुज है, उसमें SAB 70 डिग्री का कोण है, जबकि कोण ACN 120 का है। तो हमें BAC ज्ञात करना है। पूरा कोण क्या हो गया, SAC 120 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ACN भी 120 डिग्री का है और यहाँ समांतर रेखा
को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण BAC क्या प्राप्त हुआ हमें, 120 माइनस 70 अर्थात 50 डिग्री का। अब दूसरी आकृति में वृत्त कोण 310 का है तो x का मान ज्ञात करना है। टोटल कोण कितना होता है, एक 360 डिग्री का। 360 डिग्री का होता है तो एक कोण दे रखा है हमें 310, तो उसको घटा देंगे तो 360 में से 310 घटाएंगे तो x बराबर हमें कितना प्राप्त होता है, 50 डिग्री का, अर्थात कोण 50 का है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:13 है तो त्रिभुज के सबसे बड़े व छोटे कोण का अंतर ज्ञात करो। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मान लो ये क्या हो गया, 2x + 3x + 13x, यानी कि 13 और 3 16 और 2 18x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हुआ, 18 एकम 18, 18 दही 180, तो x बराबर 10 डिग्री। जबकि हमें सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात करना है। सबसे छोटा तो 2x है और सबसे बड़ा है 13x। तो 2x बराबर 10 दूनी 20 और 13x बराबर 10 गुणा 13 130 डिग्री। तो 130 माइनस 20 क्या हुआ, 110 डिग्री। तो उत्तर क्या है, 110 डिग्री। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। मान लो एक वर्ग का विकर्ण है 16√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्या करना है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। मान लो दो सभी भुजाएं वर्ग की क्या होंगी, ए बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जबकि विकर्ण मान लो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण वो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 16√2 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। हमें ज्ञात क्या करना है, 4a। तो 16√2 का स्क्वायर हुआ 556 गुणा 2, जबकि इधर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो a बराबर क्या आएगा, 16, यानी कि भुजा क्या आ गई, 16। हमें तो परिमाप ज्ञात करना था, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो क्या हो गया 16 चौके 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 16 चौके 64। तो परिमाप क्या प्राप्त हुआ हमें, 64 सेंटीमीटर। यदि वर्ग के विकर्ण पर वर्ग बनाया जाए तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना होता है। कैसे कैसे दोगुना होगा, मान लो वर्ग की भुजा क्या है, ए, तो ए पर जो क्षेत्रफल बन रहा था वो तो था ए स्क्वायर, जबकि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a, तो क्षेत्रफल 2a स्क्वायर। ये क्या है, वर्ग का विकर्ण 16√2, तो उसका परिमाप क्या हुआ था, 64 सेंटीमीटर। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी हमने, एक कि वर्ग के विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो वर्ग था उसके क्षेत्रफल से क्या होता है, दुगुना होता है। मान लो हमें ये दिया जाए एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वो क्या होगा, 64 का 2 गुना, यानी कि 128 वर्ग सेंटीमीटर। मान लो ये ए भुजा है तो विकर्ण क्या हुआ, √2a, तो a वाले का तो क्या होगा, क्षेत्रफल a स्क्वायर, जबकि √2a वाले का क्या होगा, √2a का स्क्वायर करेंगे तो √2 हट जाएगा, √2 का क्या हो जाएगा 2, तो 2a स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, पहले वाला क्या था a स्क्वायर, दूसरा क्या हुआ 2a स्क्वायर, तो ये दुगना हुआ कि नहीं। मतलब एक कोण AWO ज्ञात करना है, तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि PQ एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो 6x बराबर 180 डिग्री, हमें तो 3x ज्ञात करना है, AWO तो क्या है 3x, x 30 डिग्री है तो 3x क्या होगा 30 गुणा 3 90। समांतर रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत ज्ञात करना है। समान अंतर नाम से स्पष्ट होता है, तो समांतर रेखाएं एक बिंदु से नहीं गुजरती, अर्थात समांतर है ये कभी नहीं काटती। समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा से बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। समांतर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, ये क्या है, गलत है। जबकि इसको बराबर ये चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, दो खड़ी लाइनों से।
एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समकोण है 90 डिग्री का, समद्विबाहु है अर्थात दो भुजाएं भी बराबर है, जबकि कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर दे रखा है कर्ण। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। माना हमने आधार और लंब बराबर है, ए माना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 25, 2a स्क्वायर बराबर 25, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 25/2। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ऊंचाई बराबर है तो ए गुणा ए स्क्वायर ही होगा, तो 1/2 गुणा ए अर्थात 1/2 गुणा ए स्क्वायर, यानी कि ए गुणा ए आधार ऊंचाई बराबर थी, तो 1/2 गुणा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 25/2, तो क्या हुआ 25/4, तो 25/4 हुआ। इसका मतलब 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है और परिमाप है 80 मीटर, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना 3x लंबाई और 2x क्या हो गई चौड़ाई, हमें क्या दिया है परिमाप 80 मीटर। परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो 80 के बराबर है, 80 बराबर 2 गुणा 3x प्लस 2x, यानी कि 80 बराबर 2 गुणा 5x, यानी 80 बराबर 10x के बराबर हुआ। तो x क्या हुआ 10 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे 80, तो x बराबर 8। लंबाई क्या होगी 3x अर्थात 24। नेक्स्ट प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 40 मीटर है। चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात इस जगह हमें घास लगानी है। तो देखो 4 तो वर्ग बनते हैं कि नहीं, तो इन 4 वर्गों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो ये 4 आयत बने हैं इन 4 आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर सभी को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो जो घास है उसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाता है हमारे पास। अब देखो इससे क्या क्या चीज़ें बनेगी, 4 तो वर्ग बन गए और उन वर्गों में 5 मीटर की वो बनानी है ना हमें चौड़ाई, घास लगानी है, तो वर्ग की जो भुजा है वो तो 5 मीटर रहेगी कि नहीं। जबकि जो आयत बनेंगे उसमें लंबाई अगर 60 है तो चौड़ाई 5 हो जाएगी, अगर लंबाई 40 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 5। अब देखो 4 वर्ग प्लस 2 आयत, ये लंबे वाले जो बन रहे हैं देखिए 60 सेंटीमीटर लंबाई वाले, और 2 आयत ये जो ऊंचे बने हुए हैं ना 40 सेंटीमीटर वाले 40 मीटर वाले, इनको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो ये पूरे घास का जो मैदान है जो घास लगी हुई है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो इन चारों को जोड़ने के लिए क्या किया हमने, सभी का क्षेत्रफल निकाला, तो 4 गुणा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, 5 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है 5 मीटर का है, प्लस 2 गुणा जो 60 मीटर वाला है 60 गुणा 5, प्लस 2 गुणा एक 40 मीटर की लंबाई वाला भी बना है कि नहीं आयत, 40 गुणा 5। अब इनको जोड़ा 4 गुणा 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, प्लस 2 गुणा 60 गुणा 5 क्या हुआ 6 दूनी 12 पंजू 60 यानी कि 600, और 2 चौक 8 पंजू 40 यानी कि 400। इनको जोड़ा तो क्या हुआ 6 4 10 और 1 1100 वर्ग मीटर, ये क्या हो गया घास का क्षेत्रफल। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, देखो इसमें तो हमने ये क्या किए सभी वर्ग और आयत जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार चित्र के फ्रेम x की लंबाई 90 सेंटीमीटर चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है। मान लो ये है x फ्रेम, इसकी जो लंबाई है 90 और चौड़ाई है 70, जबकि एक वर्गाकार फ्रेम है y, उसकी भुजा है 80 सेंटीमीटर। ये वर्गाकार फ्रेम बनाई, इसकी भुजा क्या है 80 सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग है। तो अब पहला ऑप्शन है फ्रेम का परिमाप, फ्रेम का परिमाप x वाली का क्या हुआ 2 गुणा 160, यानी कि 9 और 7 16, 160 तो क्या हुआ 320 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें वर्ग सेंटीमीटर था, ये भी गलत।
जबकि फ्रेम वाई वो भी क्या होना था, सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप कभी भी वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता। तीसरा है दोनों फ्रेम एक्स और वाई का परिमाप 320 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी गलत, क्योंकि ये क्षेत्रफल के लिए होता है, ना कि परिमाप के लिए। चौथा है दोनों फ्रेमों एक्स और वाई का परिमाप 320 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो चौथा क्या है, चौथा बिल्कुल सही है, क्योंकि 320 ही आया पहले में भी और दूसरे में भी। परिमाप तो क्या होता है, लंबाई, यानी कि इसको किसी में लिखेंगे हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, यानी कि इकाई में लिखते हैं। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग इकाई। अब नेक्स्ट है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर का है, परिमाप 46 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो भुजा ए और बी हो गई, 2 गुणा ए प्लस बी, ये क्या हुआ, परिमाप। तो ए प्लस बी क्या हो गया, 23, यानी कि परिमाप का आधा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो कर्ण है वो है 17, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, 17 का स्क्वायर। हमने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हम मान रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, तो क्या आएगा, 17 का स्क्वायर। जबकि ए प्लस बी हमने अभी देखा 23, तो उसको लिखा, तो ए प्लस बी यानी कि 23 का स्क्वायर बराबर होगा 17 के स्क्वायर के प्लस 2ab। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 23 का स्क्वायर आया 529, 17 का 289 प्लस 2ab। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब 529 में से 289 घटाएंगे तो क्या आता है हमारे पास, 140, नहीं सॉरी 240। तो 2ab बराबर 240, तो ab बराबर 120 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, क्षेत्रफल। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। देखो मीटर है एक जगह सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 250 मीटर में कितने होंगे, 25,000 सेंटीमीटर। तो देखो 75,000 सेंटीमीटर जोड़ चुकी, तो 75,000 बटे 25,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 75,000 में 25,000 का भाग देंगे 3 बार, अर्थात उसने 3 चक्कर तो लगा लिए हैं। अब कितने चक्कर और लगाए, 3 चक्कर तो उसने लगा लिए, तो ऑप्शन बी और डी तो कैंसिल हो गया। अब ए और सी में से ही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। आगे है 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर और लगाने होंगे, 3 तो उसने लगा लिए, तो इसका मतलब बी और डी तो है नहीं, ए और सी में से उत्तर आएगा। तो देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 1 लाख सेंटीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। हमने पूरा सेंटीमीटर में बदला, तो अब 1 लाख में जब 25,000 का भाग दिया तो कितने बार जाता है, 4 बार, यानी कि 1 किलोमीटर में 4 चक्कर लगेंगे। तो 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए 12 चक्कर लगाने होंगे, 3 चक्कर ने तो उसने पहले ही लगा लिए, तो अब कितने चक्कर बचे, 9। तो ऑप्शन ए यानी कि उत्तर ए आया हमारा, त्रिविमीय, अर्थात 3 विमाओं वाली आकृति। 3 विमाओं वाली आकृति कौन सी होगी, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, साथ ऊंचाई हो, तो वो त्रिविमीय आकृति होगी। अभी तक हमने पढ़ा द्विविमीय। अब डेली लाइफ में देखो हम कौन कौन सी चीज़ है जो त्रिविमीय है उन्हें यूज करते हैं। जैसे ग्लास है, यानी कि छिन्नक, शंकु का छिन्नक है। मान लो पाइप है, नलकी बोलते हैं उसको, वो क्या हो गया, बेलन। उसके साथ मान लो गेंद है, वो गोला हो गई। माचिस है, माचिस क्या हो गया, घनाभ हो गया। कूलर हुआ, कूलर भी घनाभ हुआ। जैसे कमरा है, जिस कमरे में हम बैठे हैं वो भी हो सकता है या तो घनाकार हो या घनाभाकार हो। जैसे जूते के डब्बे हो गए, जूते के डब्बे भी ऐसे आते हैं। मान लो ये क्या है, एक आयत है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब इस आयत को मैं फोल्ड करता हूँ चौड़ाई की तरफ से। जब चौड़ाई की तरफ से मैंने इसको फोल्ड किया, यानी कि मान लो इस पेज को मैं ऐसे घुमा करके बंद करता हूँ, तो ये आकृति बनती है कि नहीं, ये गोला सा, ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि है। जबकि उस तरफ ये क्या थी, वृत्त की चौड़ाई थी b।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये तो बेलन की क्या हो गई, जो लंबाई थी वो तो बेलन की ऊंचाई में बदल गई, जबकि चौड़ाई थी वो वृत्त की परिधि में बदल गई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल देखो, अब ये जो आयत की चौड़ाई थी वो किस में बदल गई, वृत्त की परिधि में। कब, जब बेलन बना। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और आयत की जो लंबाई थी वो अब ऊंचाई h में बदल गई। तो ये क्या हो गई, h से गुणा, तो 2πrh, ये क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई था, उस हमने क्या किया, जो चौड़ाई थी वो 2πr हो गई, और h से गुणा किया तो 2πr है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इधर से भी डब्बा बंद और दूसरी तरफ से भी डब्बा बंद, दो ढक्कन लगाएंगे तो दोनों क्या होंगे, वृत्त के क्षेत्रफल। तो 2πrh प्लस 2πr², ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात इसको ढक्कन लगाकर बंद करेंगे। ये है शंकु। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l, जबकि ऊंचाई h और त्रिज्या r है। देखो नीचे जो आधार है ये शंकु का हमें कैसा दिख रहा है, एक वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl, वो भी वक्र पृष्ठीय। अगर संपूर्ण पृष्ठीय की बात करें तो हमें ये जो नीचे है इसको बंद करना पड़ेगा, अर्थात πr² और जोड़ दिया जाएगा। तो πrl प्लस πr², ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। मान लो शंकु को ऊपर से काट दें तो वो गिलास की तरह बन जाएगा कि नहीं, उसको कहते हैं हम शंकु का छिन्नक। इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, एक ऊंचाई और एक तिर्यक। ऊंचाई l, ऊंचाई h, जबकि त्रिज्याएं r1 व r2। ये शंकु है, ये है बेलन। अब इस बेलन में इस शंकु को मैं फिट करूं तो देखो, जब इस बेलन में इस शंकु को डालते हैं तो ये इसके तीसरे भाग की जितनी ही जगह घेरता है केवल। यदि बेलन का जो आयतन है वो हो πr²h, तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। शंकु क्या होता है, जैसे पेन की निब हुई आगे से, वो जोकर की टोपी हुई, बर्थडे पे टोपी लाते हैं, वो सभी शंकु है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ये है घन। और जो दूसरा है ये है घनाभ। देखो इसमें आयत दिख रहे हैं हमें, जबकि उसमें सभी वर्ग दिख रहे थे। तो घन और घनाभ, इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, ये अब कल्पना करो कि हम जिस रूम में बैठे हैं वो घनाकार या घनाभाकार ही है। तो जो उसकी जो दीवारें हमें दिख रही हैं, छत दिख रही है, कितनी दिख रही है हमें, 4 दीवारें दिख रही होंगी, एक छत एक फर्श दिख रहा होगा, टोटल हुए 6। तो कितने तल हो गए, 6 तल। अर्थात घन और घनाभ में 6 तल होते हैं। अब कल्पना करो इसके कोने पे, जहाँ पे तीनों लाइनें मिलती हुई दिखाई दे रही हो, कितने कोने हैं, देखो कितने कोने दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने दिखे, 8 कोने दिखे कि नहीं, यही कोने हैं ना जिस रूम में बैठे हैं उनमें। तो ये क्या है, 8 कोने या सिरे। ये घन और घनाभ में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, जबकि 6 क्या होते हैं, तल। अब हम बात करें, अब हमें लाइनें कितनी खिंची हुई दिख रही है दीवार में, भुजा 12। तो भुजा कितनी होती है, 12। अर्थात घन व घनाभ में 6 तल या फलक होते हैं, जबकि 8 कोण होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। जैसे माचिस की डब्बी है ना, उसमें हमें कितने 6 तल दिखाई देंगे, 12 भुजाएं दिखाई देंगी और 8 कोण दिखाई देंगे। माचिस की डब्बी है वो भी क्या है, कि घनाभ ही तो है। ये है घन। तो इसमें कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये है घनाभ। घनाभ में देखो आमने सामने, जैसे कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ फर्श जितनी लंबी चौड़ी है उतनी उसकी छत है कि नहीं, जितनी दाईं ओर की दीवार है उतनी बाईं ओर की दीवार है, जितनी सामने की दीवार है उतनी पीछे की दीवार। अर्थात 2 2 2 समान आयत है कि नहीं, 2 एक जैसे आयत दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो यानी कि 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है कि कितनी बार ऊपर तक रखा गया है। जैसे एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है A²। अब इसको A ऊंचाई तक ही रखा गया है, तब ये बना घन। तो घन का आयतन क्या हुआ, A² गुणा A,
यानी एच की जगह भी ए लिखेंगे तो ए क्यूब, ये तो है घन का आयतन ए क्यूब। अब बात करें हम घनाभ की, ये एल बी एच लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मान लो जो हमारी फर्श है इसको कितनी ऊपर तक रखते जाए कि ये छत के टच हो जाए, तो एच आएगा कि नहीं। अगर आयत होता उसका जो क्षेत्रफल होता वो क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसका जो आयतन है वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो हरे रंग से है दो दो तो आयत, दो दो आयत है पीले रंग से और दो दो आयत है जो पिंक कलर से, तो कितने आयत हो गए, 6। तो इनका क्षेत्रफल क्या हुआ, एल बी गुणा एल बी, बी एच गुणा बी एच, जबकि एच एल गुणा एच एल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 LB 2 BH 2 HL, या फिर 2 × LB + BH + HL। LB का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान लो ये हमारे पास बना घनाभ, तो घनाभ में LBH ये तो हो गया नीचे वाला फलक। अब इसको कितनी ऊपर तक लेकर जाएंगे, L × B, ये तो क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसको H ऊंचाई तक लेकर गए तो L × B × H, ये क्या हो गया आयतन। आयतन क्या हुआ, LBH। इसको घन इकाई लगाएंगे, जैसे घन सेंटीमीटर घन मीटर, आयतन का घन मीटर। अब ये है घन, घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, जबकि आयतन भुजा क्यूब। अगर बात करें हम घनाभ की, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और आयतन होता है LBH, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आता है गोला। मान लो हमारे पास एक गेंद है, मान लो उसमें हमने एक कील लगा करके उसके पूरे के धागा लपेट दिया। अब उसी धागे को, जब उस धागे को हम फैलाते हैं, यानी कि 4 वृत्त बन जाएंगे उसी धागे से, और कितनी त्रिज्या के, जितनी उस गोले की या गेंद की त्रिज्या थी उसी तरह के 4 वृत्त बन जाते हैं। इसका मतलब गोले का आयतन क्या हुआ, या फिर क्या कहें हम, गोला 4 वृत्तों से मिलकर के बना है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या हो गया, 4πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और आयतन क्या हुआ 4/3 πr³। ये आयतन क्या हुआ 4/3 πr³। अब ये है अर्धगोला, यानी कि गोले का आधा भाग, जैसे कि हमारे घर में प्याली होती है ना, कटोरी वगैरह, वो क्या है, अर्धगोला है। जैसे क्षेत्रफल क्या हुआ इसका 2πr²। और संपूर्ण क्षेत्रफल करें तो जो ऊपर वाला भाग है ये भी एक वृत्त है कि नहीं, तो 2πr² + πr², तो क्या हो गया 3πr²। संपूर्ण में ये क्यों किया, क्योंकि मान लो इसको हमें ढकना हो तो क्या होगा, एक वृत्त की और ज़रूरत पड़ेगी। ये है बेलन, बेलन का आयतन πr²h। मान लो उदाहरण में गेहूं की ढेरी है, उसको क्या कहेंगे हम, शंकु कहेंगे। तो ऐसे ही उदाहरण देखो, जैसे पेड़ का तना है वो बेलनाकार है, 2 शंकुओं का आयतन का अनुपात है 1:4, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या का अनुपात है 4:5, तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। तो ऊंचाई देखो, शंकु है तो 1/3 πr²h, ये क्या होता है आयतन। तो पहले और दूसरे के आयतनों की तुलना करेंगे हम, क्या आएगा 1/3 π × 4b² × h1 बराबर a, जबकि 1/3 π × 5b² × h2 4a। तो हमने क्या किया, उस दूसरे की जगह पे रखा, तो 1/3 π से 1/3 π कैंसिल, b से b कैंसिल, क्योंकि b² होगा तो b² भी कट जाएगा। अब एक तरफ तो है 4 × 16 h1 × 4, दूसरी तरफ है 5 का स्क्वायरिंग 25 × h2, तो 16 × 64, 64 h1 बराबर है 25 h2 के। तो 25 h2 बराबर 64 h1, तो h1/h2 यानी कि h1 अनुपात h2 क्या हुआ 25:64, तो उत्तर हुआ डी। नेक्स्ट प्रश्न है, घनाभ के 3 संलग्न तलों का क्षेत्रफल XYZ है, तो आयतन है V, तो क्या इनमें से सही कौन सा है वो ज्ञात करना। मान लो ये एक घनाभ है और इस घनाभ के ये जो 3 फलक हैं समलग्न, यानी कि एक दूसरे से सटे हुए, इनका क्षेत्रफल है X Y और Z। LB + BH + HL, यानी कि X बराबर LB, BH क्या है Y, HL क्या है Z के बराबर। तो इन 3 XYZ हो गया। अब मान लो हमें पहला क्या दे रखा है,
वी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड दे रखा है, इसको देखते हैं सिद्ध करके क्या आता है। आयतन होता है एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। हमने एक्स वाई जेड तीनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो क्या हुआ एल गुणा बी गुणा एच गुणा एच गुणा एच। तो क्या हुए, दो दो बार गुणा हुए कि नहीं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वी स्क्वायर के बराबर है। तो वी स्क्वायर बराबर किसके हुआ, एक्स गुणा वाई गुणा जेड के। तो ऑप्शन ए यही सही होगा। तो क्या सही है, ये सही है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान हुआ 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो क्या हुआ 88 गुणा 7। तो क्या होगा 8 7 56, तीसरा चौथा नहीं होगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो देखो ए क्यूब है 512, तो ए क्या प्राप्त हुआ हमें, 512 का घनमूल 8। तो 6 ए स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 6 गुणा 64 क्या हुआ 384 वर्ग सेंटीमीटर। दो गोलों का अर्धव्यास 3:2 है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी कि आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो अर्धव्यास दे रखा है, यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, आर बराबर d/2। तो r1/r2 दिया है क्या 3/2। तो अनुपात ज्ञात करना है हमें किसका, आयतन का। तो 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, r1/r2 का क्यूब क्या हुआ 27/8, यानी कि 27:8। ये हुआ आयतन का अनुपात। यदि आयतन की जगह पर हमें वो देता कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, तो क्या करते, 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल क्या आता, 9/4, यानी कि 9:4। नेक्स्ट है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मान लो a1 क्यूब बटे a2 क्यूब, ये दे रखा है हमें 27/64। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो a1 अनुपात a2 क्या आया, 3:4। तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर 9:16। तो इसका उत्तर होगा सी। माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं। माचिस की डिब्बी घनाभाकार है, घनाभ के कितने तल हुए, 2 2 4 और 2 6। तो कितने तल होते हैं, 6 तल। माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं, 6 तल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, धन्यवाद।